Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Miss Hatija and today we will be discussing another important series circuit of AC current, that is RL series circuit. In my previous lectures मैंने तीन तरह के circuits आपको पहले ही समझा दी हैं, that वो AC through resistor, an inductor and a capacitor. आज हम दो सर्किट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज resistor and inductor series circuit और RL series circuit. एक इस तरह की एसी सर्किट है जिसमें एक एसी सोर्स के साथ हम एक रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। इस सर्किट के कॉम्बिनेशन का रीज़न क्या है कि हमने इसमें तीन चीज़ें स्टडी करनी है। एक टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं, सेकेंड फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज एंड थर्ड इज द पावर लॉस। अब हमने देखना है कि पावर लॉस अगर दो कंपोनेंट्स यानी एक रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो तो क्या होगी। सबसे पहले हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो फेज डिफरेंस था इन द केस ऑफ रेजिस्टर वो ज़ीरो था, यानी करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में थे इन द केस ऑफ रेजिस्टर। जबकि इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज थे, यानी अगर करंट इधर था तो वोल्टेज इस तरह थी, यानी 90 का फेज डिफरेंस था बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जबकि यहाँ वोल्टेज और करंट इन फेज थे। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगी और एक कंबाइन ग्राफ बनाऊंगी तो मैं यहाँ रेजिस्टर की वोल्टेज को सेंटर पॉइंट यानी एक रेफरेंस पॉइंट दूंगी, यानी ये मेरे पास वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस यानी वी आर। इंडक्टर की मेरे पास वोल्टेज थी वो ये वी एल। और जो अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगी वो किस तरह निकालूंगी, बाय हेड टू टेल रूल कि द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी ये इस तरह ड्रॉ होगा। तो ये मेरे पास वी रिजल्टेंट या फिर वी आर एम एस बन जाएगा। यानी अब ये मेरे पास ग्राफ बन गया, जब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास बेस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर है, परपेंडिकुलर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो है वी आर एम एस वैल्यू। अब जो फेज डिफरेंस है वो सर्टेन एंगल फाइव पे बन रहा है। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है टू फाइंड द इम्पिडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जैसे रेजिस्टर पे वोल्टेज और करंट आर इन फेज, इंडक्टर पे दे आर आउट ऑफ फेज, दैट इज 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जब मैं दोनों को कंबाइन किया तो मैंने रेजिस्टर की वोल्टेज को बेस पे ले लिया, इंडक्टर की वोल्टेज को जो 90 के आउट ऑफ फेज में थी परपेंडिकुलर ले लिया, और जो इनका हाइपोटेन्यूस यानी रिजल्टेंट बना बाय हेड टू टेल रूल वो मेरे पास वी की आर एम एस वैल्यू टोटल वोल्टेज है सर्किट की। अब अगर मैं इम्पिडेंस पे वर्क करूं तो मेरे पास, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को मैं डील कर रही हूं, तो बाय पिथागोरस थ्योरम तो पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक फेमस थ्योरम है हमारे पास, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ग्राफ यानी इस ट्राइंगल के मुताबिक यहाँ लिखूं तो मेरे पास हाइपोटेनस है वी आर एम एस यानी टोटल वोल्टेज, बेस मेरे पास वी आर यानी रेजिस्टेंस की वोल्टेज, और परपेंडिकुलर है वी एल यानी इंडक्टर की वोल्टेज। अब अगर मैं यहाँ आपको इनकी वैल्यूज़ का बताऊँ तो हमें पता है कि वी आर बाय ओहम लॉ होती है आई आर के इक्वल, जबकि वी एल होती है आई एक्स एल के इक्वल, जहाँ ये एक्स एल हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। और अगर वी आर एम यानी टोटल वोल्टेज की बात करूँ तो वो मेरे पास इक्वल होगी करंट इंटू जेड, जो कि मेरे पास क्या है, टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अब अगर मैं इनकी यहाँ से वैल्यू इधर प्लेस करूँ तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर किसके इक्वल है, आई आर का होल स्क्वायर, प्लस वी एल किसके इक्वल है, आई एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर प्रोसीड करो तो सिंप्लीफाई करो, इट वुड बी लाइक आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से इस पार्ट से आई को कॉमन लूँ तो इट वुड बी आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर।
यहाँ से दोनों पॉइंट्स पे क्योंकि आई कॉमन फैक्टर है तो आई को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स, मेरे पास जो इम्पिडेंस थी वो निकल आई है, बट वो स्क्वायर्ड फॉर्म पे है, मुझे सिंपल इम्पिडेंस चाहिए। तो यहाँ इम्पिडेंस मैं सिंपली निकालूंगी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया सो इट वुड बी लाइक दिस। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो इट वुड बी इम्पिडेंस यानी z इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये मेरे पास निकल आई मेरी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि इम्पिडेंस मेरे पास निकल आई। अब अगर यहाँ से मैं इम्पिडेंस को डिफाइन करूँ, सो इम्पिडेंस इट इज द टोटल रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन, total opposition offered to the flow of AC, to flow of AC current। यानी इम्पिडेंस वो टोटल ऑपोजिशन है जो कि एसी के फ्लो को अपोज की जाएगी, एसी के फ्लो को अपोज करेगी जबकि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट हमने किसी भी सर्किट पे लगाया होगा। अब बात आती है कि पावर किस तरह यानी फेज डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे। फेज डिफरेंस, अब मैंने बोला कि जो हमारे पास वोल्टेज और करंट थी वो रेजिस्टर पे तो इन फेज थी बट इंडक्टर पे 90 का फेज डिफरेंस था। अब ये बता गौर किया जाए तो स्टूडेंट्स, जब हमने इंडक्टर को रेजिस्टर के साथ जोड़ा तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस में कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी, क्योंकि रेजिस्टर पे वो इन फेज थे, इंडक्टर पे 90 का फेज डिफरेंस था। अब फेज डिफरेंस तो कम हुआ होगा या बढ़ा होगा, तो अब जो फेज डिफरेंस है वो सर्टेन एंगल फाई से पता लगाएंगे हम। अब क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स पे डील कर रहे हैं तो हमारे पास आता है जब भी हमने एंगल फाइंड करना होता है तो हम हमेशा टेंजेंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। सो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर मेरे पास वी एल है यानी टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी एल ओवर बेस क्या है वी आर। जब इनकी वैल्यूज प्लेस की तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आई एक्स एल जो कि वी एल की वैल्यू है ओवर आई आर। यहाँ से आई से कैंसिल हो गया, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा यानी फेज डिफरेंस क्या निकलेगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स एल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम अपना फेज डिफरेंस निकाल पाएंगे और देख सकेंगे कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है वो कितने आउट ऑफ फेज हैं। तो फेज डिफरेंस हमने किस तरह फाइंड किया, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को डील कर रहे हैं तो वी विल अप्लाई द फंक्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट फाई इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, उनकी वैल्यू हमने फ्रॉम द ग्राफ प्लेस की एंड देन वी हैव टेंजेंट फाई इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवर द रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा। सो लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस लेट्स सी कि किस तरह का ग्राफ बनता है ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैं पहले बता चुकी थी कि आपको रेजिस्टर पे देयर इज नो फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, जबकि इंडक्टर पे फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो उसी इंडक्टर के इन्फ्लुएंस से हमारे पास आरएल सीरीज सर्किट पे भी वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। और जो एंगल है वो हमारे पास अब 90 एग्जैक्ट नहीं है बल्कि सम एंगल फाई है, जो कि हम पिछले बता चुके हैं टेंजेंट फंक्शन के थ्रू फाइंड करेंगे। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो मैं रफली डिफरेंस बताती हूँ कि मेरे पास अगर वोल्टेज है और करंट स्टार्ट करती हूँ तो करंट मेरे पास ये इस तरह ग्राफ दिक्कत दे रहा है, जबकि जो मेरे पास वोल्टेज है, क्योंकि मैंने बताया वोल्टेज लीड करेगा करंट को, तो वोल्टेज का ग्राफ एट अ हायर पीक स्टार्ट हो रहा है। इसे क्या शो कर रहा है कि एग्जैक्ट 90 तो नहीं है बट कुछ फेज डिफरेंस ज़रूर है इनके दरमियान, और वो फेज डिफरेंस क्या है वो हम टेंजेंट फाई से फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर ये मेरे पास करंट है तो ये मेरे पास वोल्टेज है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इंडक्टर इन द सर्किट।
अब मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पास एक सर्किट पे मोर देन वन कंपोनेंट यानी एक रेजिस्टर भी लगा हुआ और एक इंडक्टर भी है, तो अब पावर लॉस किस तरह होगी और कितनी होगी। तो अब हम स्टडी करते हैं पावर लॉस। अब यहाँ के पावर लॉस हमने किस तरह स्टडी करनी है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि पावर अगर हमने किसी भी इंस्टेंट में फाइंड करनी है तो सिंपली हम लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ भी अगर मैं पावर को लिखती हूँ तो पावर वुड बी इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड कॉस फाई। अब यहाँ अगर कि कॉस फाई को प्लेस करने की ज़रूरत क्यों है, तो कॉस फाई डियर स्टूडेंट्स इज़ बेसिकली द पावर फैक्टर, जो कि बताता है कि पावर कितने फैक्टर से लीड या लैग कर रही है और पावर कितनी स्टोर हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है। तो यहाँ जो हमारे पास कॉस फाई है ये हमारे पास पावर फैक्टर होता है। तो यानी जब भी हमने किसी भी इंस्टेंस में पावर फाइंड आउट करनी है, सो इट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद द पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स के आता है कि इन एनी एसी सर्किट जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो क्या है, तो वो कॉस फाई है हमारे पास। अब अगर मैं पावर लॉस का ग्राफ बनाकर आपको दिखाऊं थोड़ा इनलार्ज करके, तो मैंने पहले बनाया, ये मेरे पास मेरी करंट है, आई करंट, और ये मेरे पास मेरी वोल्टेज है, वी वोल्टेज। अब अगर मैं पावर का ग्राफ बनाऊं तो इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है तो एक बिगर पॉजिटिव पीक आ जाएगी। ये क्या है, अब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव एक लोअर सी नेगेटिव पीक आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव पीक्स। अब यहाँ इस पीक से मैं क्या दिखाती हूँ कि पॉजिटिव पीक हमें क्या शो करी और नेगेटिव पीक क्या शो करी, ये ध्यान से आपने सुनना है। जो पॉजिटिव पीक है ये हमें शो करती है पावर लॉस, कि कितनी पावर लॉस हो चुकी है, और नेगेटिव पीक हमें क्या शो करती है कि कितनी पावर जो है वो स्टोर हुई है या फिर बैक टू द सर्किट प्रोवाइड की गई है, यानी बैक टू द सर्किट प्रोवाइडेड। नाउ अराइजेज द क्वेश्चन कि पॉजिटिव पीक इतनी बड़ी यानी पावर लॉस इतनी ज़्यादा जबकि जो पावर स्टोर है वो इतनी कम क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टर अटैच्ड हो विद एन इंडक्टर, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी एक डायरेक्शन में हो यानी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा कि जो करंट है जो जा रही है वो रेजिस्टर सिर्फ डेसिपेशन कॉज करता है, रेजिस्टर सिर्फ डेसिपेट करेगा इस पावर को, जबकि इंडक्टर जो पावर उस तक पहुंचेगी चाहे वो बहुत थोड़ी हो उसे स्टोर करेगा। फिर जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगी। इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी से क्या होगा कि जो इंडक्टर ने बैटरी चार्ज स्टोर किया है वो उसको बैक टू द सर्किट प्रोवाइड करेगा, और जिस चार्ज को बैक टू द सर्किट प्रोवाइड करेगा उसमें से भी मेजर चार्ज जो है वो रेजिस्टर डिसिपेट कर देने उसे ख़त्म कर देगा, पावर लॉस कर देगा। इस वजह से जो पावर लॉस की पीक है वो मैक्सिमम में जो शो करती है कि पावर लॉस हो रही ड्यू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टर, और जो हमारे पास पावर स्टोर किया फिर पावर बैक टू सर्किट प्रोवाइडेड की पीक है वो छोटी इसलिए क्योंकि वो दिखाती है कि बहुत कम पावर सर्किट पे वापस मिलती है। यानी हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इन एन आरएल सीरीज सर्किट द टोटल पावर दैट इज गिवन टू द सर्किट इज नॉट रिसीव्ड बैक, जितनी पावर दी जाती है उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा वापस मिलता है, बाकी जो मेजर हिस्सा है वो डिसिपेट या लॉस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टर। तो गाइज यहाँ के हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इफ स्टिल देयर आर एनी क्यूरीज सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द लाइक आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो देन फाइंड देम एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मोरओवर तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।